स्पेसक्राफ्ट सहित अंतरिक्ष यात्री धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ रहे हैं। इन अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं मालूम कि अंतरिक्ष यान अपना रास्ता भटक चुका है और यात्रियों सहित अंतरिक्ष यान अब धरती से डीप स्पेस में इतनी दूर जा चुका है कि आज तक कोई भी मानव मिशन यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। यह आज के दिन तक एक विश्व रिकॉर्ड भी है। इससे बेखबर अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर कदम रखने का सपना आंखों में सजाए एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं और फिर अचानक इन्हें एक जोरदार धमाका सुनाई देता है जिससे पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल जाता है और सभी रेड लाइट्स जलने लगती हैं। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट में लगे अलार्म भी बजने लगते हैं। ऑक्सीजन मीटर को देखने पर पता चलता है कि ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही है क्योंकि एक ऑक्सीजन टैंक फट चुका है और दूसरे ऑक्सीजन टैंक की ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही है। धरती पर मिशन कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों को पता लगता है कि स्पेसक्राफ्ट के किसी उपकरण में खराबी आ गई है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेल अंतरिक्षयान की खिड़की से देखते हुए बताते हैं कि अंतरिक्षयान से कुछ बाहर की ओर निकल रहा है। अब अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतरने की तो छोड़ो, क्या यह लोग सही सलामत धरती पर वापस लौट कर आ पाएंगे? आखिर क्या थी अपोलो 13 मिशन की दिल दहला देने वाली कहानी? चलिए विस्तार में चर्चा करते हैं। 11 अप्रैल 1970 को अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से अपोलो 13 मिशन लॉन्च होने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि इस मिशन से पहले 2 मून मिशंस ऑलरेडी सफलतापूर्वक परफॉर्म किए जा चुके थे। वर्ष 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक ड्रामेटिक अनाउंसमेंट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस दशक के अंत तक अमेरिकन नागरिक चांद की सतह पर उतरेगा और सही सलामत धरती पर वापस भी लौटेगा। इन मिशंस को पूरी दुनिया रसिया और अमेरिका में हो रही कोल्ड वार के रूप में देख रही थी, जिसमें अमेरिका अपने को स्पेस रेस में सबसे बेटर साबित करने के लिए लगातार स्पेस मिशन परफॉर्म कर रहा था। ईयर 1969 में अपोलो 11 और अपोलो 12 मिशन सक्सेसफुली पूरे होते हैं और पहली बार मानव को चांद की धरती पर उतारा जाता है। अपोलो मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की धरती पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बन जाते हैं और इन मिशन से राष्ट्रपति कैनेडी द्वारा किया हुआ वादा भी पूरा होता है। इन मिशंस के बाद एक नेगेटिव बात सामने आई जिसमें अमेरिकन सरकार और जनता का स्पेस मिशंस को लेकर इंटरेस्ट खत्म सा हो गया और इस बात को अपोलो 13 मिशन के दौरान नोटिस किया गया था क्योंकि इस मिशन के दौरान किसी भी टीवी चैनल ने इसे लाइव कवरेज नहीं दिया। अपोलो 13 मिशन के समय इसकी लॉन्च सिर्फ 2 लाख लोग देखने आए थे, जो कि अपोलो 11 मिशन की तुलना में बहुत कम है क्योंकि अपोलो 11 मिशन के लॉन्च के समय लगभग 10 मिलियन लोग स्पेस लॉन्च देखने आए थे। इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने आने वाले स्पेस मिशंस के लिए बजट कट करना शुरू कर दिया, जिस कारण नासा को अपोलो 20 मिशन को कैंसिल करना पड़ा। अपोलो 13 मिशन एक क्रूशियल टाइम पर होता है। इस मिशन के माध्यम से नासा अमेरिकन सरकार को प्रूव करना चाहती है कि अब भी स्पेस मिशंस में पैसा खर्च करना फायदेमंद है। इसलिए अपोलो 13 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य सिर्फ चांद की सतह पर मानव को उतारना ही नहीं, बल्कि चांद की मिट्टी का सर्वे, इंस्पेक्शन और मानव की क्षमताओं को चांद के वातावरण में काम करने के लिए डेवलप करना था। अपोलो 13 मिशन को लॉन्च करने के लिए सैटर्न V रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था और इस स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा इससे पहले मिशंस में स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा चुका था। इसमें मेनली 4 कंपोनेंट्स थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, ल्यूनार मॉड्यूल और लॉन्च एस्केप सिस्टम। तीनों अंतरिक्ष यात्री कमांड मॉड्यूल में बैठते हैं जो स्पेसक्राफ्ट का मेन हिस्सा है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को बैठने के लिए बहुत कम जगह होती है। यह छोटा सा हिस्सा स्पेसक्राफ्ट के बिल्कुल ऊपर या आगे की साइड में होता है। इसमें संचार संबंधित रेडियो, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, नेविगेशन गियर्स और छोटे मोटे इंजन्स लगे होते हैं। इसका दूसरा हिस्सा सर्विस मॉड्यूल था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इसमें ऑक्सीजन टैंक, हाइड्रोजन टैंक और इंजन्स लगे होते हैं। पूरे मिशन के दौरान कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसे कमांड सर्विस मॉड्यूल या CSM कहा जाता है।
स्पेसक्राफ्ट वापस धरती पर आते समय पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने से पहले कमांड मॉड्यूल को सर्विस मॉड्यूल से अलग किया जाता है। स्पेसक्राफ्ट का तीसरा कंपोनेंट लूनार मॉड्यूल है, जिसका काम चांद की सतह पर सेफली लैंड करना और काम खत्म होने के बाद वापस CSM मॉड्यूल में अटैच होना रहता है। इसका चौथा और आखिरी कंपोनेंट होता है लॉन्च एस्केप सिस्टम। यह सिस्टम रॉकेट लॉन्च के समय पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने से पहले किसी हादसे के समय एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट से दूर ले जाता है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित रहकर धरती पर वापस आ जाते हैं। 11 अप्रैल 1970 को दोपहर 2:13 पर अपोलो 13 मिशन लॉन्च होता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स, मिशन कमांडर जिम लोवेल, मिशन मॉड्यूल पायलट जैक स्विगर्ट और लूनार मॉड्यूल पायलट फ्रेड हैस बैठे हैं। स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है और कुछ मिनटों बाद यह पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट में लॉन्च के समय कोई हादसा नहीं होता, इसलिए लॉन्च एस्केप सिस्टम को स्पेसक्राफ्ट से अलग कर दिया जाता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें, अपोलो 13 मिशन से पहले इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स में से किसी को इस मिशन के लिए नहीं चुना था और यह तीनों एस्ट्रोनॉट्स बैकअप के रूप में इस मिशन में शामिल होते हैं, जिन्हें लॉन्च डेट से कुछ दिन पहले ही बताया जाता है कि उन्हें चांद पर उतारा जाएगा। यहाँ तक कि सिर्फ 2 दिन पहले केन मेटेंगली की जगह जैक स्विगर्ट को कमांड मॉड्यूल पायलट के रूप में शामिल किया जाता है। नासा की तरफ से बताया जाता है कि केन मेटेंगली को रूबेला इन्फेक्शन हो गया है, जिस कारण यह मिशन के लिए एक खतरा बन सकता है। आपको बता दें, रूबेला एक वायरस होता है जिसमें इन्फेक्शन से आदमी बीमार हो जाता है और मानव त्वचा डैमेज होने लगती है। तीनों अंतरिक्ष यात्रियों सहित अंतरिक्ष यान बिल्कुल सही रास्ते पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। इसे 3 दिन लगेंगे चांद की सतह पर बने बहुत बड़े क्रेटर तक पहुंचने में। इस क्रेटर का नाम फ्रामायरो क्रेटर है। 2 दिन तक स्पेसक्राफ्ट स्मूथली चांद की ओर बढ़ता रहता है और फिर मिशन लॉन्च के 46 घंटा 43 मिनट पर कमांडर मॉड्यूल कम्युनिकेटर कहते हैं कि सारी चीजें सामान्य हैं और स्पेसक्राफ्ट सही रास्ते पर भी जा रहा है। और फिर इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट द्वारा एक लाइव प्रसारण किया जाता है। इस ब्रॉडकास्ट को कोई भी टीवी चैनल कवरेज नहीं देता है। तब जिम लोवेल की पत्नी मैरिलिन लोवेल मिशन कंट्रोल के रूम में जाकर पूरा लाइव प्रोग्राम देखती है। टीवी ब्रॉडकास्ट समाप्त होने तक स्पेसक्राफ्ट धरती से 3,30,000 किलोमीटर दूर जा चुका था। इसके 6.5 मिनट बाद स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेटर स्विगर्ट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। स्विगर्ट इन इंस्ट्रक्शंस का पालन उसी समय कर देते हैं। CSM इलेक्ट्रिकल सिस्टम मॉनिटरिंग इंचार्ज साई लीवर को लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन टैंक के हीटर्स को चालू करने के लिए स्विगर्ट से कहते हैं। यह हीटर्स लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को गैस के रूप में बदलने और जमने से बचाव के लिए ऑन करना पड़ता है, जो कि एक सामान्य बात थी और इस चीज को डेली करना होता था क्योंकि अंतरिक्ष में तापमान बहुत कम हो जाता है। जिम स्विगर्ट जैसे ही टैंक का स्विच ऑन करते हैं, तभी एक झटके के साथ जोरदार धमाका सुनाई देता है। इससे सारे अलार्म बजने लगते हैं। वार्निंग इंडिकेशन लाइट भी जलने लगती हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, जिम लोवेल कंट्रोल रूम को बताते हैं, ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम। स्पेसक्राफ्ट का एक ऑक्सीजन टैंक फट चुका है और दूसरे टैंक से ऑक्सीजन तेजी से बाहर की ओर निकल रही है। मिशन कंट्रोल को पहले लगता है कि स्पेसक्राफ्ट के किसी इंस्ट्रूमेंट में खराबी आ गई है, लेकिन जिम लोवेल स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से ऑक्सीजन निकलती हुई देखकर मिशन कंट्रोल को बताते हैं कि यही सच्चाई है। मिशन को अब लगभग 55 घंटे हो चुके थे। अचानक नासा सहित पूरा मिशन कंट्रोल हरकत में आ जाता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाने के लिए तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। जो टीवी चैनल कवरेज नहीं दे रहे थे, सभी चैनल्स लाइव कवरेज देने लगते हैं और यह बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। ऑक्सीजन टैंक स्पेसक्राफ्ट के बाहरी तरफ लगे थे, इसलिए विस्फोट बाहरी तरफ हुआ। यदि टैंक अंदर की तरफ लगे होते तो सभी एस्ट्रोनॉट्स तुरंत मर जाते। विस्फोट मेन इंजन के पास हुआ था, तो कोई नहीं जानता था कि मेन इंजन में कुछ क्षति हुई है या नहीं। बाद में पता चलता है कि ऑक्सीजन टैंक 2 में इलेक्ट्रिकल वायर में शॉर्ट सर्किट होने से टैंक में आग लग गई थी। जैसा कि मैंने बताया,
हीटर लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में कन्वर्ट और जमने से बचाने के लिए लगे होते हैं। असल में बाहर में लगे इंसुलेटर केवल मैक्सिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को सहन कर सकता था, लेकिन जब हीटर को गर्म किया जाता था तो टेम्परेचर लगभग 538 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता था। ऐसा बताया जाता है कि टैंक 2 को स्पेसक्राफ्ट में फिट करने से पहले इसके अंदर की साइड यह चीज किसी ने टेस्ट नहीं किया था। इसके साथ ही एक और घटना हुई। जब टैंक को रिपेयर किया गया था तो उस समय गलती से यह नीचे गिर जाता है और इसके अंदर एक टूल डैमेज हो जाती है। उसे टेस्टिंग के समय कोई नहीं देखता है। अब धरती पर मिशन कंट्रोल के सभी वैज्ञानिकों को फैसला लेना था कि अंतरिक्ष यात्रियों को किस रास्ते से धरती पर सही सलामत वापस लाया जाए। स्पेसक्राफ्ट को वापस लाने के लिए 2 विकल्प थे, जिसमें पहला था स्पेसक्राफ्ट को मोड़कर उल्टा कर दिया जाए और सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को चालू करके पृथ्वी की ओर रवाना किया जाए। लेकिन इस ऑप्शन में सबसे बड़ा खतरा यह था कि जो टैंक फटा था वह इंजन के काफी करीब था और कोई नहीं जानता था कि इंजन में कितना डैमेज हुआ है। इसलिए मिशन डायरेक्टर ने दूसरा ऑप्शन चुना। इसमें स्पेसक्राफ्ट को चांद की कक्षा में परिक्रमा कराने के बाद चांद की ग्रेविटी का उपयोग करके पृथ्वी की ओर रवाना करना था। इसमें इस इंजन को चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। इस विकल्प में भी कई समस्याएं थी, जिसमें सबसे बड़ी समस्या थी समय, क्योंकि इसमें एस्ट्रोनॉट्स को धरती तक लाने में 4 से 5 दिन का समय लग जाता। तो क्या एस्ट्रोनॉट्स के पास इतना ऑक्सीजन और पानी बचा है कि इतने दिन तक ये लोग सरवाइव कर पाए? अंतरिक्ष यात्रियों को कहा जाता है कि वे CSM मॉड्यूल को तुरंत बंद कर दें और धरती पर वापस आते समय लूनार मॉड्यूल को एक लाइव बोट की तरह उपयोग करें। लेकिन इसमें भी कई समस्याएं थीं, क्योंकि लूनार मॉड्यूल को सिर्फ चांद की सतह पर उतारने के लिए तथा वापस CSM मॉड्यूल में अटैच हो जाने और 2 लोगों के लिए 20 घंटे तक सरवाइव करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें सिर्फ 2 लोगों के लिए 20 घंटे तक पानी और ऑक्सीजन उपलब्ध था। अब निर्देशानुसार तीनों एस्ट्रोनॉट्स लूनार मॉड्यूल में आ जाते हैं और लूनार मॉड्यूल की सारी अनुपयोगी चीजों को स्विच ऑफ कर देते हैं। यहाँ तक कि क्राफ्ट का टेम्परेचर मेंटेन करने वाले हीटर्स को भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ बिजली बचाए रखना बहुत जरूरी था। स्पेसक्राफ्ट को सही रास्ते पर लाने के लिए लूनार मॉड्यूल के इंजन को पहली बार चालू किया जाता है, जिसे वर्न कहा जाता है। अतः स्पेसक्राफ्ट अब धरती से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर चांद की दूसरी ओर चला जाता है और यह एस्ट्रोनॉट्स धरती से सबसे दूर डीप स्पेस में जाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन जाते हैं, जो कि आज तक एक विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है। लूनार मॉड्यूल को बार बार बंद करने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन अब भी अंतरिक्ष यात्रियों को धरती तक लाने के लिए 153 घंटे लगने वाले थे। यह समय बहुत रिस्की था, इसलिए मिशन कंट्रोल के वैज्ञानिकों ने कैलकुलेशंस की, जिसमें इंजन को दूसरी वर्ण के लिए सही पाया और एस्ट्रोनॉट्स द्वारा दूसरा वर्ण भी किया जाता है। थैंकफुली दूसरा वर्ण भी इंजन सहन कर लेता है, जिससे लगभग 10 घंटे का समय कम किया जाता है और यह समय अब 143 घंटे बचता है। एस्ट्रोनॉट्स आराम से बैठ पाते। इसी बीच एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन को महसूस करते हैं। इंडिकेटर में देखने पर पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट में CO2 बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इसी तरह स्पेसक्राफ्ट में 2 लोगों की जगह 3 लोग थे और लूनार मॉड्यूल में सिर्फ 2 लोगों का CO2 हटाने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैनिस्टर लगाए गए थे। इस समस्या को हल करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स के पास सिर्फ 24 घंटे का समय था। अतः इस समस्या को हल करने के लिए मिशन कंट्रोल एस्ट्रोनॉट्स को कम्युनिकेशन करके वहां आसपास उपलब्ध चीजों के बारे में पूछते हैं और यह पता करते हैं कि CSM मॉड्यूल में कैनिस्टर किस तरह के लगे हुए हैं। एस्ट्रोनॉट्स बताते हैं कि CSM मॉड्यूल में कैनिस्टर के फिल्टर चौकोर और लूनार मॉड्यूल में सिलेंड्रिकल आकार के लगे हैं और फिर वहां मौजूद चीजों का मिशन कंट्रोल की इंस्ट्रक्शंस की मदद से इस समस्या को हल करने के लिए एक टेम्परेरी डिवाइस बनाया जाता है। यह तुरंत काम भी करने लगता है और CO2 लेवल भी नीचे गिरने लगता है।
इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कंट्रोल कर लिया जाता है। इन एस्ट्रोनॉट द्वारा बनाई गई डिवाइस कुछ इस तरह दिखती थी। 4 दिन बाद जब स्पेसक्राफ्ट धरती की ओर बढ़ रहा होता है तब यह अपने रास्ते से भटकने लगता है और फिर इसे रास्ते पर लाने के लिए तीसरी बार वार्न किया जाता है। थैंकफुली तीसरा वार्न भी स्पेसक्राफ्ट सहन कर लेता है। अंतरिक्ष यात्रियों के परिवार सहित पूरी दुनिया यह सब टीवी की स्क्रीन पर होता हुआ देख रहे थे। अब स्पेसक्राफ्ट धरती के एटमॉस्फेयर में आने वाला था और एस्ट्रोनॉट्स को लूनार मॉड्यूल से कमांड मॉड्यूल में जाने के लिए कहा गया, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट के सिर्फ कमांड मॉड्यूल को ही एटमॉस्फेयर में घर्षण के दौरान अत्यधिक हीट सहन करने के लिए डिजाइन किया गया था। और किसी को यह भी नहीं पता था कि कमांड मॉड्यूल की हीट सहन करने की शील्ड में विस्फोट के समय कोई खराबी हुई है या नहीं। वातावरण में री एंट्री करने से पहले लूनार मॉड्यूल को अब स्पेसक्राफ्ट से अलग कर दिया गया, जिसका रियल इमेज यह है। इसके बाद अब कमांड मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल से अलग होता है। इस समय सर्विस मॉड्यूल में हुए धमाके की फोटो ली जाती है और धमाके में हुई क्षति को स्पष्ट रूप से देख लिया जाता है। कमांड मॉड्यूल ने जब वातावरण में एंट्री किया तो लगभग 4 मिनट के लिए कम्युनिकेशन टूट गया। यह एक सामान्य सी बात है, क्योंकि एंट्री करते समय अत्यधिक हीट के कारण रेडियो वेव्स आयनित हो जाती हैं और यह मैक्सिमम 3 मिनट का समय होता है कि स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट जाता है। लेकिन इस समय 3 मिनट भी गुजर जाते हैं और फिर भी कोई जवाब नहीं आता। 4 मिनट बाद भी एस्ट्रोनॉट्स द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। सभी की सांसें रुक चुकी होती हैं। फिर 4 मिनट 27 सेकंड बाद आवाज आती है, हॉस्टन दिस इज ऑनेस्टली गुड, सी यू अगेन। टीवी पर देख रही जनता की जान में जान आ जाती है और टीवी पर पैसिफिक महासागर में पैराशूट खुलते हुए नजर आते हैं। कमांड मॉड्यूल पैसिफिक महासागर के पानी में धीरे से गिर जाता है। फिर यूएस नेवी द्वारा एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया जाता है और इस प्रकार तीनों अंतरिक्ष यात्री सही सलामत धरती पर वापस आ जाते हैं। हालांकि इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर उतरने में नाकाम रहे, लेकिन यह मिशन अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में हमेशा के लिए जुड़ गया और फिर इस मिशन को एक सक्सेसफुल फेलियर कहा गया। तो दोस्तों, इस तरह की और स्पेस रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल में जाकर और इसी तरह की वीडियोस देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।